बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की और उन्होंने ऐलान किया कि ईद के बाद एक बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, ये क्यों करने जा रहे हैं? इस तहरीक के मुहर्रिकात क्या हैं, असबाब क्या हैं? कोई बड़ा फ़ैसला करीब है और कोई बड़ी बिजली गिरने वाली है तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान पर, तो इसका मतलब ये इस तहरीक के पीछे ये मुहर्रिकात हैं। वो बड़ा फ़ैसला क्या है, उसकी तफसीलात क्या हैं? इस तहरीक के चलाने से ज़्यादा अहम वो मुहर्रिकात और वो असबाब हैं जो तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान पे वो बिजली गिरने लगी है। ये मैं आपके सामने बयान करूँगा। कल जेल के सामने गेट नंबर 5 के बताया जा रहा है, अडियाला जेल की गेट नंबर 5 के सामने फवाद चौधरी और शुएब शाहीन में लड़ाई हुई है। बल्कि लड़ाई क्या हुई है, फवाद चौधरी साहब ने बुरी तरह मारा है शुएब शाहीन साहब को और बिल्कुल वो नीचे गिर गए हैं। बहुत तशद्दुद किया उन पर और इस पे भी बात करनी है। इसके असबाब क्या थे, दोनों के बयानात भी मैं आपको सुनाता हूँ। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर पाजेस लग रहे हैं अल्लाह के करम और आपके ताउन से 29 रमज़ानुल मुबारक तक बेआब इलाकों की 100 मसाजिद में लगाना है भाई। जिसको एड्रेस चाहिए होगा दूंगा, साल बाद पूछेंगे वो भी वीडियो आप किसी को भिजवाएंगे, विज़िट भी कराऊंगा। आपके बिल्कुल मोस्ट डिज़र्विंग लोग जिनके पास पीने का पानी नहीं है, जो जोड़ों वाला, जो गटरों वाला, गंदे नालों वाला, बारिश के जमा शुदा पानी पी रहे हैं, आप उन लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि लग किधर रहा है आपका पैसा। ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेआब इलाकों की 100 मसाजिद में लगाना है। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपने बच्चों की खैर व बरकत, उनके बेहतर मुस्तकबिल, अपनी फैमिली की सेहत व सलामती के लिए आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। एक वाटर पाजेट ज़रूर लगाइए। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। इस सबसे पहले मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। वीडियोज़ और भी दिखाऊँगा, लेकिन यार ये वीडियो मैं कल एक जो है ना वहाँ कराची में था, वहाँ एक बड़े एंकर से भी मेरी मुलाकात हुई। तो वहाँ पर जो है ना मुझे बताया कि भाई मैं मुझे कह रहे थे कि नकवी साहब ये वीडियो जब मैंने देखी ना तो मैं हैरान हुआ। मैंने ये समझा कि नहीं यार ये डबिंग शबिंग को हुई है, ये को गड़बड़। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि नहीं यार ये तो ओरिजिनल वीडियो है, ये तो जेन्युइन वीडियो है, जेन्युइन आवाज़ है, तो फिर वो कहते हैं मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा यार ये आप हद है, वैसे हद है। ये आप भी देखिए, ज़रा सुनिए, आपको आपके पैरों तले से ज़मीन निकलेगी या आपको हंसी आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप सुने और देखें ज़रूर। नहीं खाया घर का अभी तक, पता आपको? आज 557 दिन हो गए जब मैं और आप बात कर रहे हैं। एक खाना उस आदमी ने घर का नहीं खाया उस वक्त से लेकर अब तक। एक खाना उसने घर का नहीं खाया। आपको पता है आखिरी तीतर उसने कब खाए थे? आप देख लाए होंगे। मैं जिस दिन मुल्क छोड़ रहा था ना, मैंने उसके लिए रखे हुए थे कोई 10 तीतर के पता नहीं क्या कितने तीतर। आखिरी तीतर का अब वो शुगर लगा हुआ है, पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन रहे हैं आखिरी तीतर के। ठीक है ना, आपको पता है उन्होंने आखिरी तीतर कब खाया? ये बहुत बड़ा मसाइब है। ठीक हो गया ना, ये बहुत बड़ा मसाइब है कि जनाब अब इस तरीके से आप ये देखें जो आखिरी तीतर कब खाया उन्होंने, पता नहीं 557 दिन हो गए उन्होंने घर का खाना नहीं खाया। वो बकरे खा रहा है, वो मुर्ग खा रहा है, वो चिया सीड पी रहा है और वो पता नहीं क्या क्या कौन कौन से जूसेस पी रहा है। वो वही ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात है। ऐसा तो मैरियट में, सरीना में नहीं खाना मिलता जो इमरान खान जेल में खा रहा है। और ये इनको लगी उन्होंने आखिरी तीतर। अगर बकरों के साथ वो तीतरों की भी फरमाइश करे तो इस हुकूमत में दाम शाम कोई नहीं है, वो उनको वो भी खिलाएंगे। वो उसको कहें कि हमें मार के खिलाओ ना, खान साहब को वो भी खिलाएंगे। वैसे शर्म की बात है यार, जो बंदा ये कहता था कि जेल को ऐसी जगह अयाशी करने की, वो बंदा आज कहता है, उसके चेले मेले कह रहे हैं उन्होंने आखिरी तीतर कब खाया था। ये सबसे बड़ा दुख की बात है। ठीक हो गया ना, ये सबसे बड़ा यूं समझ लें जैसे कोई ना वो कहते हैं सबसे कोई दुखी तरीन बात शेयर की गई हो। हाय हाय उन्होंने आखिरी तीतर कब खाया। जैसे सारे कैदियों को तो बाकी तीतर मिल रहे हैं ना, उनको तो जैसे बकरे मिल रहे हैं, उनको तो भुने हुए गोश्त मिल रहे हैं। जो ये साहब बैठे हैं कहते हैं जी उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तीतर खाना।
وہ تیتر آخری کب کھایا تھا اور آگے والا رو رہا ہے ایک دوسرے کو. جی انہوں نے کہا جی آپ نے کھلایا ہوگا, میں جب باہر جا رہا تھا تو بس میں نے یہ کیا اور وہ کیا. اب آپ فواد چودھری صاحب کی یہ سنیں, انہوں نے مارا کیوں شعیب شاہین کو. شعیب شاہین کو انہوں نے خیر یہ پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ فواد چودھری صاحب, شعیب شاہین, یہ ایک ہے مکافات عمل ایک دوسرے کو جو مار رہے ہیں. جیسے ہم نے یہ دیکھا اس جماعت میں ہمیشہ سے ہی ایک اس طرح کی صورتحال, تشدد, ٹھڈے مارنا, گالیاں دینا, غلاظت پھیلانا, یہ اس جماعت کا ترہ امتیاز ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. وہ اللہ بخشے نعیم الحق کو کل غالباً ان کی برسی بھی تھی تو وہ نعیم الحق نے وہ جناب تھپڑ لگا دیا اور کس کو, دانیال عزیز کو غالباً لگایا تھا لائیو ٹی وی شو میں, اور بعد میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے شاباش دی ہے کہ تو نے بالکل ٹھیک کیا ہے. تو جن کا لیڈر تھپڑ لگانے پہ شاباش دے اپنے کارکنوں کو یا اپنے رہنماؤں کو, انا للہ ہی پڑھ لینا چاہیے نا. فواد چودھری صاحب کچھ بھی, انہوں نے سمی ابراہیم کو بھی مارا تھا, انہوں نے مبشر لقمان کو بھی تھپڑ مارا تھا, انہوں نے پتہ نہیں اور کس کس کو مارا. تو اب یہ تھپڑ کلب میں وہ بھی شامل ہو گئے, شعیب شاہین بھی. تو فواد چودھری سے کسی نے نہیں پوچھا. تشدد کسی پہ بھی ہونا, تشدد کی کوئی بھی فارم ہو, وہ قابل مذمت ہے, وہ بالکل لان تان کے قابل ہے. اس کا تشدد کو کسی حوالے سے جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. لیکن بھائی خود بخود جن کا لیڈر ہی متشدد ہو, جن کا لیڈر جو اوئے کر کے اوئے توئے کر کے بولے, وہ اسی طرح سے. تو فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ جی شعیب شاہین نے مجھے بھگوڑا کہا, اور ساتھ یہ کہا کہ عمران خان نے بھگوڑا اسے کہا ہے, عمران خان کا نام لگایا. جب میں نے عمران خان سے جا کے پوچھا کہ آپ نے مجھے بھگوڑا کہا, تو نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کہا. بھئی آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی نے کہا ہو تو وہ مانے گا. اور دوسری بات یہ کہ ایک ایسا لیڈر جو ایک دن میں 10 یو ٹرن لیتا ہے, وہ کوئی بہت صادق اور امین اور وہ کوئی بہت سچا آگی ہے کہ اس نے سچ ہی بولا ہوگا. شعیب شاہین کے سامنے اس نے کہا ہوگا یہ بھگوڑا ہے, اور آپ کے سامنے اس نے کہا کہ نہیں تو میں نے تو نہیں. اس کا تو وتیرہ یہی ہے زندگی کا, ادھر اس کے سامنے دوسرا جھوٹ تو اس کے سامنے تیسرا جھوٹ. انہوں نے وہ تو جھوٹوں کا پورا پلندہ ہے. یہ فواد چودھری کیا کہہ رہا ہے. پھر میں آپ کو شعیب شاہین کی اور ایک اور خاتون کی بھی اسی سلسلے میں ویڈیو دکھاتا ہوں, وہ کیا کہہ رہی ہے. یہ لیں. انہوں نے ٹی وی پہ بات کہی تھی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بھگوڑا ہے, تو میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر یہ بات آپ نے کہی ہے. انہوں نے کہا بالکل بھی بات نہیں کی, نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی. وہ میں نے انہیں کہا کہ جب آپ عمران خان کا نام تو اس کے لیے یوز نہ کریں. بہرحال اب خان صاحب نے کہا صلح کرا دیا تو ہو گئی. اب صلح ہوگی. اب سر صلح ہو گئی سر, آپ کی طرف سے صلح ہوئی ہے, دونوں طرف سے ہو گئی ہے. ہماری طرف سے جو خان صاحب نے حکم دے دیا تو ہو گئی. کیا حکم دیا, کیا حکم دیا فواد صاحب؟ بس کے صلح کریں, صلح بھی آپ نے صلح آپ ہی کرنی ہے نا, اور کی کرنا ہے. آپ اندازہ کریں. ٹھیک ہو گیا جی, ہماری اب سلو ہو گئی ہے, تھپڑ چھپڑ مار کے اب سلو ہو گئی ہے. اب شعیب شاہین کیا کہہ رہا ہے یہ ذرا یہ بھی سن لیجیے. اور کھڑے رہیں گے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, اس کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ انہوں نے باہر آ کے بات کی, انہوں نے کہا جی خان نے صلح کروا دی اور معاملہ ختم. کسی قسم کی کوئی صلح نہیں ہے, اور اس ٹاؤٹ سے میں کبھی ساری زندگی صلح نہیں کروں گا. آپ ایک سینئر قانون دان ہے, اسلام آباد کی بھی بار کی نمائندگی کی, ملک بھر میں آپ کا نام ہے, اور اتنا بے دردی سے آپ کو اس نے ٹارچر کیا اور آپ کے نیچے گر گئے. اس کے اوپر کوئی بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں, ایف آئی آر کروائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایف آئی آروں کا قائل ہی نہیں ہوں. اس نے میرے اوپر اٹیک کیا, ہم نے اس سے 3 گنا زیادہ اس کے اوپر اٹیک کیا, ہم نے اس کو زیادہ مارا. وہ الحمدللہ وہ ہم نے حساب بدلا, اسی وقت لے لیا. لیکن میں کوئی ایف آئی آر نہیں کٹاؤں گا. لعنت بھیجتا ہوں ایسے 2 نمبر لوگوں کے خلاف میں کیا ایف آئی آر کٹانے جاؤں گا. ہم نے جب بدلہ لینا ہوگا, ہمارے میں اتنی جان اور طاقت ہے, ہم اس سے ڈائریکٹ بدلہ لیں گے. آپ پارٹی کے کاز کے لیے کھڑے ہیں, مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج آپ نے اپنی کمپلینٹ بھی کی, عمران خان نے کوئی ایکشن لینے کا کہا آپ کو؟ دیکھیں یا صرف کنڈیم کر دیا؟ دیکھیں وہ پارٹی میں ہو تو کوئی ایکشن لیں. کس کے خلاف ایکشن لیں گے؟ جو بندہ پارٹی میں ہوگا اس کے خلاف ایکشن لیں گے نا. جس کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, جو ڈکلیئرڈ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, جو ڈکلیئرڈ ہمیشہ بھگوڑا, آپ کو یاد ہے صاحب ہائی کورٹ میں جس طرح بھاگا تھا, اس کی طرح ویڈیوز اٹھائیں. ہم تو کب سن لیا آپ نے. ویسے ایک بات میں آپ بتاؤں, شعیب شاہین صاحب نے, وہ دیکھنے والوں نے کہا ادھر کوئی نہیں مارا, اور ظاہر ہے جسامت کا بھی فرق ہوتا ہے. فواد چودھری کی جسامت کچھ اور ہے, شعیب شاہین بڑا ایک کمزور سا نحیف سا بندہ ہے. لیکن ایک میری پریڈکشن ہے, آپ یہ یاد رکھیے گا, جو میرے مسلسل سننے والے ہیں ان کو یاد رہ بھی جاتا ہے, شعیب شاہین اس کا بدلہ لے گا. اور وہ بدلہ کس طرح سے لے گا؟ وہ جس طرح سے بھی اس کے بندے آئیں گے, وہ پیٹیں گے. جیسے
यहाँ पे अलमिया ये है कि एक इतना सीनियर कानूनदान कह रहा है मैं FIRों का कायल ही नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि उसको पता है कि कोई FIR होती है उसको उनको खुद वकीलों को और इवन जजों को भी इस निज़ाम इंसाफ पर एतमाद नहीं है, तो फिर किसी और को क्या होगा। वो FIRों का कायल ही नहीं है। अब वो खातून की ज़रा वीडियो देखिए, ये क्या फरमा रही हैं, ये ज़रा देख लीजिए। ये जरताज गुल साहबा। खान साहब ने मुझे अपने पार्लियामेंटेरियंस के लिहाज से, अपने वर्कर्स के लिहाज से, लोगों के लिहाज से खान साहब ने मुझे बातें की हैं, तो ज़ाहिर बात है 4-4 3-3 घंटे हम वहाँ पे खान साहब के साथ होते हैं, तो हर 2 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद कोई और वकील भी जाके उनसे बात करे। तो मेरे सामने तो शेब शाहीन साहब भी आए और मेरे सामने तो फवाद चौधरी साहब भी आए। मेरे सामने तो कोई लड़ाई की ऐसी सच कोई बात नहीं हुई है। ये टोटल जो है ना, एक कहता है जनाब खान साहब ने सुलह करवा दी, दूसरे कहती हैं कि जी वो सुलह मेरे सामने तो कोई बात ही कोई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात इसमें आप ज़रा थोड़ा सा ये देख लें कि वो कहते हैं हम 4-4 घंटे वहीं पे होती हैं, मैं 4-4 घंटे वहीं पे होती हूँ। किसी और कैदी को ये हक हासिल है कि वो 4-4 घंटे कोई किसी और ख़ातून को, कोई पार्टी के रहनुमा को, किसी और को अपने पास रखे। ये 4 घंटे छोड़ दीजिए। अलीमा ख़ान साहबा की एक व्हाट्सएप चैट लीक हुई, जिसने भी लीक की उसमें ये था कि ये जो मशाल यूसुफज़ई हैं ये 3 दिन तक इमरान ख़ान के साथ अडियाला जेल में रहीं। 3 दिन, ये मैंने इस पर वीडियो की भी थी, ठीक है ना। अब मुझे समझ नहीं आती कि किधर गई गवर्नमेंट, किधर गई रियासत, किधर गई जेल एडमिनिस्ट्रेशन, किधर गया जेल मैनुअल, किधर गए जेल के रूल्स। और ये रूल्स जो हैं ये गरीब कैदियों के लिए हैं। और यहाँ पर हालत ये वो और कोई नहीं, ये नहीं है कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, नहीं। अलीमा ख़ान साहबा कह रही हैं कि ये मशाल यूसुफज़ई 3 दिन जेल के अंदर रहीं, अडियाला जेल के इमरान ख़ान के साथ, ठीक है ना। वो ख़ुद कह रही हैं, ये ख़ुद कह रही हैं जनाब जरताज गुल साहबा कि मैं 4 घंटे हम वहीं पे होती हैं, ठीक। अब मसला ये है कि चूना लगाते हैं, बाहर ख़त लिखते हैं ये लोग कि मेरी मुलाकातें बंद हैं। यार ऐसी मुनाफकत कहीं आपने देखी, ऐसी रंगबाजी कहीं आपने देखी? आपके अपने लोग कह रहे हैं कि ये 4-4 घंटे हम इधर होते हैं, 3-3 दिन पूरे मशाल यूसुफज़ई वहाँ रहती है और हर हफ्ते को 50-50 लोगों की मुलाकात होती है। बाहर लिखते हैं मेरी मुलाकात बंद है। ऐसा मुनाफिक बंदा आपने देखा होगा। फिर मैं कोई बात करता हूँ ना तो वो कहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, वो मुझे मैसेजेस करते हैं कि नकवी साहब देखें ना आपने भी एक ही बंदे को रगड़ा। वो भाई बंदा ऐसा ही है, मैं हर किसी को रगड़ता होता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं किसी को नहीं रगड़ता। अब हालात ये हैं, ये आपके सामने तस्वीर है, तस्वीर आप देख रहे हैं। ये एक इवेंट पर आर्मी चीफ साहब और मरियम नवाज साहब और सरकारी इवेंट, उस पर ये इकट्ठे हुए, ठीक हो गया ना। और ये सरकारी, और उसमें क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इकट्ठा नहीं होता, उसकी तस्वीरें नहीं आती। वो उसकी ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग भी होती हैं और ऑन द रिकॉर्ड भी होती हैं, एजेंसी के लोगों से भी, आर्मी के लोगों से भी, कोर कमांडर से भी और हुकूमत के बाकी ज़ोमात से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, मुख्तलिफ मिनिस्टर से भी। अगर एक ख़ातून वज़ीर आला है यार, अगर उनकी उस तरह से ऑफिशियल मीटिंग और ऑफिशियल किसी में वो बार बार इसको मजाक बनाया जा रहा है, मुखर्रबुल अखलाकियात, अखलाक किस्म के मुखर्रबुल अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें ये वो शेयर की जा रही हैं। ये इतनी गलाजत और इस तरीके का मुतशद्दिद रवैया और इस तरीके की गलाजत और इस तरीके की ट्रोलिंग, तो ये मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं? इससे क्या आपको क्या हो जाएगा? कोई इसमें कोई ये उल्टा आप ये गंद करेंगे तो इस गंद का जवाब उल्टा सख्ती से दिया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस तरह से करना है तो आप वो करें। बाकी फैसल चौधरी को आपने देखा कुछ दिन पहले, उन्होंने वो जेल हुकाम की माँ बहन की गालियाँ उनको दे दी। कोई थप्पड़ मार देता है, कोई कहता हो मेरे टाइगरो इसको पकड़ो और इसको लम्मा पा दो, और पता नहीं क्या कहता है मेरे टाइगरो। और उसने चौकी पे हमला कर दिया था, छुड़वाया था, और साथ ही उसने इस्मतुल्लाह SSP की हड्डियां तोड़ दी थी। कभी PTV में घुस गए तो कभी पार्लियामेंट के जंगले तोड़ दिए, तो कभी पुलिस वालों को ठा फा करके मार दिया।
तो कभी चौकी पे हमला कर दिया। तो ये एक कभी आपने शोदा की यादगारों को ये सिलसिला अगर रुका होता, मैं समझता हूँ इसकी ज़िम्मेदार भी खुद इस्टेब्लिशमेंट है माशाअल्लाह। ये सिलसिला जब एसपी की एसएसपी की हड्डियाँ तोड़ी गई थी और वो हॉस्पिटलाइज रहा था, जब आँख फोड़ दी थी इन्होंने वहाँ पर वो ज़मान पार्क में डीआईजी की या किसी की आंख फोड़ी थी, तो वहाँ पर अगर इस तरह से वो होता तो फिर उसके बाद 9 मई ना होता, इस तरह की चीज़ें ना होती। अब वो 9 मई का केस करीब आ लगा है। इमरान खान ने एक ट्वीट किया भाई, ये मैं ज़रा जल्दी जल्दी उसका मेन हिस्सा पढ़ के सुना दूँ, और ये है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद हम तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लाहे अमल बनाएंगे और मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इस मकसद के लिए मैंने अपने मुज़ाकराती कमेटी को राब्तों में तेज़ी लाने की हिदायत कर दी है। हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान के हर शोबे से मुंसलिक अफराद, वकला, किसानों, मज़दूरों, उलमा और तलबा समेत सब पाकिस्तानियों को दावत देंगे कि इस एहतजाज में शिरकत करें और अपने हकूक़ की बहाली के लिए निकलें। यह एहतजाज आइन और जमहूरियत की बहाली और हकीकी आज़ादी के लिए होगा। किसी भी जज का फ़र्ज़ है कि जब तक दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ ना हो, ना सुन ले और कोई फ़ैसला या रिमार्क्स ना सुन ले, वो कोई फ़ैसला या रिमार्क्स ना दे, क्योंकि जजेस के रिमार्क्स और फ़ैसलों के न सिर्फ मुतल्लिका मुकदमात बल्कि मुस्तकबिल के मुकदमात पर भी असरात मुरतब होते हैं। जजेस का ज़ाब्ता अखलाक इस बात का मुतकाज़ी होता है कि कोई भी जज मुकदमा सुनते हुए ऐसे रिमार्क्स देने से एहतराज़ कर बरते। एहतराज़ वैसे गलत लिखा उन्होंने। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा को तो 9 मई के वाक़ये पर यकतरफा रिमार्क्स देने से कबल दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। अभी तक इस वाक़ये पर कोई शफाफ कमीशन नहीं बना, ना कोई अदालती तहकीकात की गई। पुलिस और एजेंसीज़ ने जो मुकदमात 9 मई के हवाले से बनाए हैं उन पर अदालतों में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। इस वाक़ये की सीसीटीवी फुटेजेस तक गायब है। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे अगवा को गैर कानूनी करार दिया गया। अच्छा, बात यह है, उसके बाद वो लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट लिख मारा। आजकल काम है कोई नहीं, ट्वीट कोई और कर रहा है, और उन्होंने कहा कि जनाब ये वाली सारी सूरत हाल है और 9 मई पे और हमारी पार्टी को ख़त्म करने का प्लान है और शहीद भी हमारे किए गए और ये भी किया गया, वो किया गया। अली अमीन गंडापुर खुद कह चुके हैं टीवी टॉक शो में, मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ, वो कहते हैं ये हमारे लोगों से गलती हुई, 9 मई वाले हमारे लोग थे। और लीडर खुद अभी तक कह रहा है कि हमारे लोग नहीं थे, ये मिली भगत इन्होंने की और इस तरीके से और ये उकसाया गया। और वो मुसर्रत हिलाली साहबा ने कौन से रिमार्क्स दिए थे, ये चंद रोज़ पहले वो मिलिट्री ट्रायल, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, उसमें उन्होंने कहा कि मुसर्रत हिलाली साहब ने जज साहबा ने सुप्रीम कोर्ट की, कि उन्होंने कहा कि मुसर्रत हिलाली की ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा कि क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ, जिस पर सलमान अकरम राजा जवाब गोल कर गए और कहा कि जी मैं इस पर अदालत को बताता हूँ। ठीक हो गया ये। अब मुसर्रत हिलाली साहबा ने जब ये रिमार्क्स दिए तो उस वक़्त इमरान खान साहब अब ये वो उनको मुखातिब करके कह रहे हैं, जैसे ज़ेबा चौधरी को उन्होंने। अब आ जाएं इस पर कि जनाब ये हुआ क्यों, ये क्यों हो रहा है, वो आपको भी पता है। ये एहतजाज, ये तहरीक मिजरेबली फेल होगी। ये बिल्कुल ऑल टुगेदर एब्सोल्युटली फेल्ड एक एक्शन होगा। अब कोई नहीं निकलने लगा। अब एक मुकम्मल मायूसी छा चुकी है तहरीक इंसाफ की सफ़ों में, खलबली है, कोई नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। सबको पता है कि कुछ नहीं होना, जिसका जी चाह रहा है वो बाहर नस रहा है, ठीक हो गया ना। लेकिन जिसका वही बात है कि पुक लग रहा है ना, वो बाहर नस रहा है। ये मारूफ सहाफ़ी हैं, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम भी हैं, काबिल एतमाद भी हैं, शुरली नहीं छोड़ते, मालूमात की बुनियाद पे बात करते हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, ठीक हो गया ना। ये आमिर इलियास राना साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और वो कहते हैं कि वो कौन होगा, ये इसके पस पर्दा मकासद हैं इस तहरीक के, इस एहतजाज की धमकी के पीछे जो एहतजाज की धमकी दी गई है, गो कि उसका कुछ भी नहीं होना। लेकिन वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कुछ नहीं होना, ये आप ज़रा ये देख लें। वो कौन होगा? GHQ हमला केस, ये आमिर इलियास राना साहब कहते हैं कि GHQ हमला केस वो अहम तरीन केस है जिस पर PTI ने
अपने तमाम तर तवज्जो की हुई है। ठीक होगी, पीटीआई ने अपनी तमाम तर तवज्जो की हुई है। एक तरफ ईद के बाद इमरान खान फिर बड़ी मुतहदा अपोजिशन के साथ तहरीक चलवाना चाह रहे हैं, लेकिन असल वजह GHQ हमला केस है, जहां 100 से ज़्यादा गवाहान हैं और 25 गवाह भुगत गए हैं, जिसमें ऐनी शाहिदीन और वो लोग शामिल हैं जिन्होंने शवाहिद उठने इकट्ठे किए। अगला मरला आ रहा है जिसमें वीडियो प्रिंट शवाहिद आएंगे और एकदम कहीं पर गवाह आधे से कम भी हो सकते हैं। इस केस में सिर्फ इमरान खान साहब के 26 वकला की टीम है और बाकी सब गवाहों के लिए अलग अलग वकला की टीम तैयार की गई है। पीटीआई की क़यादत को इल्म है कि इस केस को इंतहाई बारीक बीनी से आगे नंबर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन खबर ये है कि इस हमले के लिए खसूसी मीटिंग चक्री में की गई और इस्तगासा का इसमें एक अहम तरीन गवाह अलग से है और वो एक दम लाया जाएगा, जिस पर बाखबर ज़राए का दावा है कि उसे देखकर इमरान खान भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। और वो कौन होगा, यही असल अब तलाश है। ठीक हो गया ना, ये है वो वजह। और अब ये मुमताज़ भट्टी साहब हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, बहुत ही मालूमात होती हैं इनके पास भी। वो कहते हैं राना साहब आमिर इलियास राना साहब को उन्होंने साथ कोट करके कहा कि राना साहब, आपके कोर्ट रिपोर्टर की खबर ठीक है, फवाद बोंगिया मार रहा है। 104 में से 52 गवाह पेश किए जाएंगे। आधे हो चुके। की विटनेस जिसका आपने तज़किरा किया वही चक्री वाला, चक्री का मकामी गैर सियासी बंदा है। इस्तगासा किसी वक्त दरख्वास्त करके मज़ीद गवाह बुला सकता है, ये गवाह आएगा। दूसरा, इमरान खान मीडिया टॉक में मान चुका है कि चक्री में मीटिंग हुई और उसमें रद्द अमल का कहा गया। ये वो वजूहात हैं कि अब फैसला और आने लगा है, अब फैसला 9 मई वाला आने लगा है। असल में पहले क्या मसला था? पहले मसला था, इनको उम्मीद होती थी, इनको कंफर्म, ये मिली भगत, ये हाय राफिया वाले जजेस थे, इनको पता था कि यार ये अगर हम जो भी ऊधम नीचे मचाएंगे ना, ऊपर चाहे आएंगे चाहे नहीं आएंगे, जजेस को वट्टे मार के वापस आ जाएंगे, वहाँ गाड़ी में बैठ के हाज़िरियाँ लगवाएंगे, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में 10-10 दफ़ा टाइम दे के नहीं जाएंगे, या जाएंगे तो हम भी गाड़ी में बैठे हैं, जज खुद चल के आना पड़ा तो उधर ही हाज़िरी लगवा आएगा गाड़ी में। अब वो वाली सहूलतकारी रही नहीं। खान साहब के 2 तरफ से सहूलतकारी थी। एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो काफ़ी अरसा हुआ वो बंद हो गई, या अगर बंद हो गई या कम हो गई, आप जो भी उसको कह दें। छोटी लेवल पे बहुत ज़्यादा मसाइल थे और उनका तो अब वो भी चुप कर गए हैं, क्योंकि हर किसी को अब वो एक डिसिप्लिन इदारा है, यूनिफॉर्म्ड इदारा है। इस तरीके से कुछ ब्यूरोक्रेसी में थी, वो तो वैसे ही चुप। और सबसे बड़ी जो उनकी सहूलतकारी हो रही थी वो अदलिया की तरफ से हो रही थी। अब 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद पूरा घेरा तंग हो गया है, पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया कि मैं लगी लिपटी रखता नहीं हूँ। हमें ये नहीं कि मैं यूँ या तो मैं ज़राए तो मैं मुबैना तो ये करके मैं बोलता रहूँ, जो सच है वो सच है। ठीक हो गया ना, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और कवर भी आईनी तरीके से किया है जी। ठीक हो गया ना, डाले शाले नहीं भेजे, डाले शालों भेजने का वक्त गुजर गया है। और वैसे भी उन हलकों में ये तासुर है कि यार ये डाले शाले भेजो, ये मुसीबत करो, तो बहुत यहाँ पर ये फिर ना और वो बहुत गड़बड़ हो जाता है सोशल मीडिया पर भी इस तरीके से। अब उन्होंने वो सारा कुछ ना आईनी करना शुरू कर दिया है, तो वो आईनी करना शुरू करो, उस आईनी हिसाब से वो बहुत सारा उन्होंने शिकंजा कस लिया है, यूँ समझ लिया। अब शिकंजा इदारों का भी कसा गया और वहाँ से इनकी मायूसी हो गई है और इमरान खान मायूस हो गए हैं कि यार उधर से भी अब सहूलतकारी नहीं होगी। अगर इंसाफ चाहिए हो ना तो वो मिल सकता है, लेकिन वहाँ तो आपको पता है रिमांड में भी बेल मिलती रही ना। किसी को आप अंदाज़ा कीजिए कि रिमांड में किसको मिलती है यार। रिमांड में भी उन्होंने बेल दे के आगे का आर्डर कर दिया कि अगले किसी मुकदमे में इसको गिरफ्तार नहीं करना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने
وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی اس کا تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، ایک بندہ باہر جا کے قتل کر دے، اس کا مطلب ہے کسی میں اس کو گرفتار نہیں کرو گے۔ تو یہ یہاں پہ اس طرح کی سہولت کاری ہوئی ہے، یہ ہائے رافیہ والے بندے بیٹھے تھے، انہوں نے ساری سہولت، اب وہ مسئلہ خراب ہو گیا ہے، اب اس وجہ سے نہ کوئی نکلتا ہے باہر، نہ کوئی احتجاج کے لیے، اور باقی پیسے شیسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیسے بھی اس وقت دے رہے تھے لوگ اس طریقے سے کہ جب ان کو کوئی امید پیدا ہونا کہ یار یہ بندہ باہر آ جائے گا، اب ان کو پتہ ہے کہ یہ کھانے شروع ہو گئے ہیں، وہ پیسے تو ویسے ہی علی امین ادھر سے خزانے سے جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کا حق ہے ادھر سے وہ چیخ رہے ہیں ہمیں وفاق نہیں دیتا، اپنا حق نہیں دیتا، اور ادھر سے خود میں نہیں کہہ رہا، مروت صاحب کہہ رہے ہیں، شیر افضل مروت صاحب کے 11 کروڑ روپے علی امین نے عمران خان کے وکیلوں کو دیے 2023 سے 2024 2 سالوں میں کوئی 1 ارب سے زیادہ عمران خان کے وکیل وہ فیس کی مد میں کھا گئے ہیں۔ اب 11 کروڑ علی امین گنڈاپورنے کو جیب سے دیے ہیں، انہوں نے اس خیبر پختونخوا کے خزانے سے دیے ہیں کہ جدھر لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، جدھر لوگوں کے پاس سوکھی ہوئی اور روکھی روٹی بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، جدھر لوگوں کو آٹے کے مسائل ہیں، جدھر لوگوں کے ہاسپٹلز کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس، وہاں 11 کروڑ روپیہ وکیلوں کی فیس عمران خان کی ادا کر دی گئی ہے، وہاں پر 20-20 ہزار لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے، وہاں پر ATM مشینیں اور اپنا یہ MRI مشینیں غائب ہو رہی ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں تو یونیورسٹیوں کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، لیکن اس صوبے کے خزانے سے، اس صوبے کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے 11 کروڑ روپے ادا کیے جا رہے ہیں عمران خان کے وکیلوں کو، اور ابھی اس کیس میں بھی 26 وکیل ہیں، 26 وکیل ہیں۔ یہ حالات ہیں، وہ خود بیٹھ کے ککڑ کھا رہا ہے، کروڑوں روپے اس کے منتھلی خرچہ ہو رہا ہے۔ یہ قیدی نمبر 800 چور پوری قوم کو بھاری پڑ گیا ہے، اور اب جو ہونے لگا ہے نا اس میں 9 مئی اور GHQ حملہ کیس میں، اب اسی کا تو سارا درد ہے، اسی کے تو سارا مروڑ ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، نہ فیض حمید رہے نہ پھر کوئی رہا، ان کو اپنی پڑی ہوئی ان کا فیصلہ بھی آنے لگا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بیاب علاقوں میں بسنے والے لوگ زندہ رہنے کے لیے، پینے اور دیگر گھریلو ضروری استعمال کے لیے، وضو یا غسل کے لیے جہاں پر ندی نالوں اور جوڑوں کا گندا پانی استعمال کرتے ہوئے مجبور نظر آتے ہیں، وہیں پر ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں ایسے علاقوں کی عوامی جگہ اور مساجد تک صاف پانی فراہم کر رہی ہے۔ آج بھی ایک بے آب علاقہ کی مسجد میں رسپیکٹڈ عائشہ اسد حیات کی صحت و سلامتی اور خوشحال زندگی کے لیے ان کی والدہ صاحبہ کی طرف سے عطیہ کیا گیا ایک واٹر پروجیکٹ نصب کیا گیا۔ خلاق عالم عائشہ اسد حیات کو سکھ صحت اور طول عمر عطا فرمائیں۔ یہ بارش کا پانی ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر پانی کا بہت تکلیف ہوتا ہے۔ جب بارش ہوتا ہے تو یہاں پر پانی ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم دور سے پانی بھر کر جاتے ہیں اور یہاں پر صاف پانی ہے نہیں۔ احباب، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تو پانی کا صدقہ بہترین اور افضل ترین صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں، اپنے بچوں، اپنے گھر بار اور فیملی کی خوشحالی، صحت و سلامتی، سکھ شانتی اور خالق کائنات کی رحمتیں حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی عطیہ کنندہ ہماری محترمہ بہن کی فیملی پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ ناظرین اکرام، 29 رمضان المبارک تک بے آب اور خوش سالی والے علاقوں کی 100 مساجد میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہر ممکن تعاون فرمائیں۔ عائشہ اسد، اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے، آمین، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے، آمین۔ انہوں نے ہماری مسجد میں پانی کی ٹینکی، میٹھا پانی کا بور، واٹر پمپ اور وضو کے لیے ٹوٹیاں لگائی۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ عائشہ اسد، شکریہ عائشہ اسد، شکریہ عائشہ اسد، عائشہ اسد زندہ باد، عائشہ اسد زندہ باد، عائشہ اسد زندہ باد۔ عائشہ اسد مسجدی خدمت واسطے الحمدللہ سامان دیتا ہے۔ یا اے اللہ ان کی عمر دراز فرما، اے اللہ پیارے محبوب دا صدقہ عائشہ اسد دی والدہ دی زندگی دراز فرما، یا اللہ انہاں دے مال رزق کاروباری برکت فرما، یا اللہ انہاں دی کوشش کو، انہاں دے تعاون کو، انہاں دی محنت کو، انہاں دی ہمت کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ دی منظور پہ قبول فرما۔ یا اللہ انہاں کو آئندہ اتے بھی مسجداں واسطے، اللہ دے گھراں دے واسطے تعاون کرن دی توفیق عطا فرما۔ مسجد خلفائے راشدین
اس میں پانی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، پانی کے لیے ہمیں بہت زیادہ تکلیف تھی، تو لوگ جو ہے نا باہر سے پانی لے آتے تھے اور ادھر وضو وغیرہ کرتے تھے۔ تو یہ ایک حدیث نبوی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آج ایک ماں نے اپنے بچوں کی صحت اور سلامتی کے لیے بطور صدقہ بیاب علاقے کو ایک مسجد میں صاف پانی کا ایک بور لگایا ہے، جس سے ہمارا بہت سا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عائشہ اسد کو سکھ اور صحت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور عائشہ اسد کی والدہ کا سایہ ان پر تا قیامت قائم رہے۔ ہم ظفر نقوی صاحب کا بھی بے حد مشکور ہیں ان کے، کیونکہ ان کی ٹیم نے یہاں کر محنت سے ہمارا کام کیا ہے اور بڑی لگن سے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ یہ صاحب سارا مسجد دا پانی دی تکلیف ہے، عائشہ اسد اللہ تعالیٰ ڈھیک دے وے، اللہ انہاں کو بہوں دے وے، اللہ تعالیٰ زندگی اچھی دے وے، تعالیٰ اتنا دے وے کہ مسیح تے دین دی رہندی تھکے نہیں۔